हम लोग कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 पढ़ रहे थे, फ्रांस की क्रांति। हमने देखा कि फ्रांस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, लुई 16वां राजा बना हुआ था उस समय, और किस तरह से जेल तोड़ दी गई थी वहां पर फ्रांस में, और राजशाही का अंत हुआ था। तो अब सबसे पहले हम लोग समाज व्यवस्था समझते। समाज व्यवस्था में देखो, स्टेट में बटा हुआ था वहां का समाज जो था। एक प्रथम स्टेट हुआ करता था, एस्टेट, स्टेट, उसमें पादरी लोग आते थे। फिर दूसरा स्टेट हुआ करता था, और फिर तीसरा स्टेट हुआ करता था। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, और तीसरा स्टेट जो था उसमें व्यवसायी, किसान, और भूमिहीन किसान और नौकर, ये सब लोग थे। ठीक है, इस तरह से स्टेट का समाज था। ये फ्रांस में किस तरह की व्यवस्था चलती थी। अब देखते हैं हम कि प्राचीन राजतंत्र जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे 1764 में राजा बना था लुई 16वां। अब ये जो समाज था वहाँ पे बहुत सारा कर हो गया, और जो था, जो सरकार से जो कर्ज ज्यादा थे वो 10% ब्याज की मांग भी करने लगे, है ना, और सरकार के खर्चे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। तो तीसरे स्टेट के लोग जो है जनसाधारण, इसको हम जनसाधारण भी कहते हैं। जनसाधारण, ये कुलीन वर्ग और ये पादरी वर्ग, सबसे ऊपर जो था पादरी वर्ग था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था आपको यहाँ पे दर्शाई गई है। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं लगभग 1789 ईस्वी की बात है। पूरी आबादी में 90% जो थे किसान थे। ये 90% हो गए आपके किसान। 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जनमत से प्राप्त थे। मतलब जो भी जन्म इनका इनमें होता था इन कुलों में, तो उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते थे। ये संख्या में कम थे, ये लोग 10% ही थे। मतलब जैसे 90,000 है तो यहाँ की जनसंख्या 10,000 होगी, बस इतनी ही थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इनको करों से छूट मिलती थी। कुलीन वर्ग के को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। कुलीन वर्ग को कुछ सामंती विशेषाधिकार, मतलब है किसानों से जो थे कर ये लोग ही लिया करते थे। ये इनका काम था, कर लेना कुलीन वर्ग का काम था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सेन सेवा देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग करने आदि के लिए बाध्य थे। ये सब काम करने वाले ये जनसाधारण से काम करवाते थे। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। टाइद मतलब पैसा, यहाँ ये लोग भी लेते थे और ये लोग भी लेते थे, दोनों लोग लेते थे जनसाधारण से। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर तो चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। और एक जो था यहाँ पे सरकार भी थी सबसे ऊपर, तो ये सरकार को भी कर देते थे, उसको टाइल बोलते थे। टाइल्स नहीं, टाइल। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा कुछ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। चाहे यहाँ पैसा जाए, चाहे यहाँ पैसा जाए और चाहे यहाँ पैसा जाए, सब बोझ किसके ऊपर आता था? जनता के ऊपर ही आता था। ये आम जनता है, अभी भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अब देखिए अब क्या हुआ। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी।
क्योंकि अपन इतिहास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन ये तारीखें बहुत याद रखना पड़ता है इसमें जरा सा। 2.3 करोड़, जो कि सन 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। देखो कितने साल में, 90 है लगभग, 100 में से 15 गए, 85, 75, 74 साल में केवल 0.6 करोड़ ही बढ़ी। अभी 74 साल में तो भारत की जनसंख्या कितनी डबल तिबल हो गई है। अभी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही, पहले जनसंख्या बढ़ती नहीं थी। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग में काफी तेजी बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो था पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। ये सन 1700 है, 1750 और 1789। पाव रोटी की कीमत पहले एक लिबरे, फिर 5 लिबरे, और सीधे 100 लिबरे हो गई। ये ग्राफ जो है ऐसा बढ़ा। इसके साथ साथ मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी जो थी मालिक तय करते थे कारखानों में। अमीर और मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, मजदूरी जो थी सीधे ऐसे बढ़ती थी धीरे धीरे। ये मजदूरी बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी, और महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। तो यहाँ पे देखो अंतर जो बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ ज़्यादा अंतर हो गया, अब यहाँ और ज़्यादा अंतर हो जाएगा, अंतर बढ़ रहा है। ये है अपना महंगाई का ग्राफ, और ये है उनकी मजदूरी या आमदनी। ये खर्च बढ़ रहा था और आमदनी वो भी बढ़ रही थी लेकिन कम तेजी से बढ़ रही थी। और कभी कभी क्या होता है, सूखा या ओला पड़ जाता तो स्थिति और बदतर हो जाती, तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहता था। इस तरह के जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान में फ्रांस में काफी आम थे। अब क्या होता था, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा, मध्य वर्ग जो था वो कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह करते थे, क्योंकि उनके पास और खाने के लिए जब कुछ नहीं रहता था तब वो कहाँ से कर ला के देंगे, है ना। और तीसरे स्टेट की उन समूह ने उठाया जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। मतलब एक वो मध्य वर्ग था, थे वही जनसाधारण ही थे, लेकिन वो थोड़ा सा शिक्षित हो चुके थे और समृद्ध हो चुके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह, 18वीं सदी मतलब सन 1800, है ना, का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। जैसे हमें अपने स्टेट पढ़े, ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अभी राजशाही में चलता था कि यदि राजा का बेटा है तो वो फिर राजा ही बनेगा चाहे भले नालायक हो। इसको बोलते हैं जन्म के विशेषाधिकार। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसके आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। मतलब अगर वह योग्य है तो प्रधानमंत्री बन जाए, और योग्य नहीं है तो फिर ऐसा थोड़ी कि अब किसी एक परिवार में जन्मा है तो उसका बेटा जो है वो प्रधानमंत्री बनता रहे। ठीक है, तो ये विचार तो अभी भी है। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक व ज्या लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पे दो नाम आते हैं, जॉन लॉक और ज्यां जाक रूसो। इन्होंने क्या सोचा, तीन चीजों पर इनकी बात थी: स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर। सामान्य मतलब समानता में ही आ रहे हैं, और अवसर। ये लोग जो था ये तीन चीजों पर विशेष ध्यान देते कि स्वतंत्र होना चाहिए, समान अवसर और समान नियम उनको उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तकें जैसे द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। ये उनकी पुस्तक थी लॉक की,
जॉन लॉक की। रूसो ने, जो उनका दूसरा जियोलॉग रूसो, शायद उनका शिष्य रहा हो, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके जनप्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मतलब जो आजकल की जो सरकार चलती है, वो रूसो ने उसका विचार पहले दिया कि भाई जनप्रतिनिधियों, जनता से द्वारा चुनी सरकार चुनी जाए। फिर एक और विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में उन्होंने एक अपनी अलग पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, जो अभी भी होता है। 3 चीजें कही, विधायिका, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी पुस्तक थी और किसने दिया। कार्यपालिका, मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो, न्यायपालिका मतलब न्यायालय, ठीक है। न्यायपालिका मतलब जैसे न्यायालय अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया। वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विधायिका, ये क्या करेगी, विधायिका जैसे सदन हो गई या नगर निगम हो गई, है ना, या कोई ग्राम पंचायत हो गई, छोटे से स्तर में अपन देखते हैं, शहर के स्तर में आपका नगर निगम हो गया, वहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद होते हैं। और जैसे देश की संसद में वो विधायिका है, या मध्य प्रदेश की विधानसभा होती है, प्रदेश में विधानसभा, ठीक है, देश में संसद। तो मध्य प्रदेश जैसे संसद में जो विधायक होते हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के हैं, और जो संसद है वो पूरे देश की है, विधायिका। तो वो कुछ नियम बनाते हैं, कानून पास करते हैं वो लोग। तो मतलब जनता के प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि, वो जो है क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। मतलब उन्हें ऐसा सोचा मॉन्टेस्क्यू ने। तब ये किसके फायदे के लिए कानून बनने चाहिए, जनता के फायदे के लिए, ना कि कुछ विशेष अमीरों के फायदे के लिए कानून बनने चाहिए, जो अभी आजकल होने लग गया है। ठीक, वो कानून बनाते हैं क्योंकि वो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि नेता है ना, वो जनता के नहीं प्रतिनिधि करते हैं, वो अपने हितों की रक्षा के लिए, जहाँ से उनको फंड प्राप्त होता है, वो लोगों की उनके प्रभाव में आकर कानून बनाते हैं। तो वो गलत चीज़ हो जाती है। उनको ऐसे कानून बनाना चाहिए जो जनता के हित में हो। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कानून है, जैसे पुलिस हो गई, ठीक है, या अधिकारी हो गए, कलेक्टर हो गए, ठीक है, पूरा तंत्र लगा हुआ, शासन प्रशासनिक तंत्र, वो कार्यपालिका कहलाता है। उन बनाए हुए कानूनों का पालन करवाना, ठीक, ये काम करती है। और अगर कहीं ये न्यायपालिका का क्या कार्य है कि अगर कोई जो है कानून का पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो कोर्ट में जाना होता है उसको। तो इस तरह से ये पूरे 3 तंत्र आपस में काम करते हैं। और ये तंत्र जो है मॉन्टेस्क्यू की जो किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में पहली बार आया था, अभी भी कार्य वैसे ही चल रहा है। थोड़ा थोड़ा विकृति आई है कि विधायिका स्वतंत्र नहीं रह गई, कार्यपालिका पर विधायिका का दबाव होता है, फिर न्यायपालिका ही पूर्णतः निष्पक्ष नहीं रहती है, उधर भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इस तरह से चल रहा है सिस्टम। अब ये चीज़ें हमने काफ़ी डिस्कस कर ली कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका आपकी संसद और विधानसभा हो गई, कार्यपालिका आपकी पुलिस हो गई और अधिकारी हो गए, और न्यायपालिका आपके जज सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये 3 जो सिस्टम है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाला, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, जो 13 देश थे, वो ब्रिटेन के गुलाम थे, और जो कि फ्रांस की सहायता से ये आज़ाद हुए थे। तो इसी मॉडल की उन्होंने सरकार बनाई थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा की एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। वहां पर इन चीज़ों की बात हो रही थी, स्वतंत्रता, समानता और समान नियम और अवसर। ये अवसर है, अवसर। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस होती थी। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये लोग दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब वो चीज़ों को काम वाम कुछ नहीं करते थे, सोचते थे, बहुत गहन विचार करते थे कि ऐसा करें तो ऐसा होगा, ऐसा करें तो ऐसा होगा, ये सिस्टम कैसा रहेगा। तो जो आम जनता काफ़ी
बहस हुआ करती थी। बहस मतलब कि जैसे अपन लोग चर्चा करते हैं राजनीति के, ऐसे उस समय के लोग चर्चा करते थे काफ़ी हाउसों में। ठीक है, चाय की दुकान हो गई आजकल चलती है ठेला, वहाँ पर खड़े होकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जे बात किया करते थे लोग वहाँ के। और जो पेपर भी जैसे आजकल दैनिक भास्कर, नई दुनिया, ये सब चलते हैं, तो वहाँ के पहले पेपर चलते थे। ठीक है, तो उनमें भी इसी के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार होता था, लोग जनता पढ़ती। जैसे अपन हर सुबह आके पेपर आता तो पहले पेपर ही पढ़ते हैं, भले धर्म ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, पूजा करें ना करें, लेकिन पेपर पढ़ते हैं। तो उनका काफ़ी विचारों का प्रचार होने लगा। उस समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा जो था भड़क उठा। ठीक है, अब हम जो है क्रांति की शुरुआत जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।